नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का द शिक्षा कैपिटल यूट्यूब चैनल पे। हम भारतीय काव्यशास्त्र पढ़ रहे हैं। आपको पता है कि बस आज वक्रोक्ति सिद्धांत और एक और सिद्धांत बचा है, औचित्य सिद्धांत। हमारे 2 सिद्धांत पढ़ा के जो हमारा भारतीय काव्यशास्त्र खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम तुरंत आपका पाश्चात्य काव्यशास्त्र शुरू कर देंगे। ठीक है, बराबर निरंतर हमारी क्लासेस चल रही हैं। एक बार मैं आपको क्लासों के बारे में अगर बता रहा हूँ, थोड़ा समझ लें और किसी कॉपी पे नोट कर लें। ठीक है, दूसरी यूनिट यानी हिंदी साहित्य का इतिहास हमारा चल रहा है। ठीक, जो कि हम प्रगतिवाद पे हम पढ़ने वाले हैं आज की डेट में। ठीक है, प्रगतिवाद की भी क्लास आपको मिल गई होगी। दूसरी या इसके बाद आएगी, क्योंकि हम 4-5 क्लासें ले रहे हैं। हमको ये भी नहीं पता है कि कौन सी क्लास पहले जा रही है, कौन सी बाद में जा रही है। बस मैं क्लासें ले रहा हूँ, आपके पास आ रही है। ठीक है, तो ये मैं नहीं बता सकता। बस हाँ कि जब ये वक्रोक्ति सिद्धांत देख रहे हैं तो उसी के दूसरे प्लेलिस्ट में जाना हिंदी साहित्य के इतिहास में, तो उसमें प्रगतिवाद भी मिलेगा आपको। ठीक है, और तीसरी यूनिट यानी भारतीय काव्यशास्त्र हम पढ़ा ही रहे हैं आपको। ठीक है, और आ जाओ इधर 5वीं कविता भी चल रही है। कविता की जो क्लास है हर तीसरे दिन आपको मिलेगी। ठीक है, बाकी कहानी और नाटक आपको बराबर निरंतर रोज क्लासें मिलती रहेंगी। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं, बराबर देख रहे हैं वक्रोक्ति सिद्धांत की। एक बार हम नोट्स की नज़र मार लें। देखो, आपको संपूर्ण वक्रोक्ति सिद्धांत, इससे बाहर कुछ नहीं। आप शायद भूल चुके हैं कि पिछले पेपर में कि यहाँ से जो है प्रश्न आए थे रूढ़ि वैचित्र्य वक्रता से, यानी वक्रता के जो प्रकरण है उसके अंदर के भी भेद पूछे गए थे। ठीक है, तो हमको अब नहीं टेंशन है, क्योंकि हम संपूर्ण वक्रोक्ति सिद्धांत आपको पढ़ेंगे। इससे बाहर आपको पढ़ने की ज़रूरत है ही नहीं। ना तो आपको भगीरथ की जो पढ़नी है बुक है, ना तो दृष्टि पढ़नी है, ना सरस्वती पांडे पढ़नी है। कुछ नहीं पढ़ना है, बस नोट्स पढ़ने हैं। सिर्फ जितना मैं पढ़ा रहा हूँ, भरोसा करके एक बार मेरे पे भरोसा करो, आपका अच्छा एग्जाम जाएगा। ठीक है, चलो वक्रोक्ति सिद्धांत हम पढ़ने वाले हैं। और फिर वही मैं बात कह रहा हूँ कि अगर आपको नोट्स चाहिए तो इस नंबर पर संपर्क करें, 97 21 56 58 और 75। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप मैसेज करोगे तो आपको नोट्स की जानकारी मिल जाएगी। ये नोट्स आपको मात्र 299 में उपलब्ध करवाए जाएंगे। एक संपूर्ण नोट्स, वो कहानी के, नाटक, निबंध, कविता, कहानी, सब संपूर्ण नोट्स। और ये भी मैं फिर कहता हूँ कि आपको कोई ना इतिहास की बुक पढ़नी है, ना नाटक पढ़ने हैं। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना पढ़ते जाइए, भरोसा करके 80 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है, चलो, तो वक्रोक्ति सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? आप लोग जानते होंगे कौन? कुंतक। ठीक है, वक्रोक्ति सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है भैया? कुंतक हैं। अलंकार सिद्धांत के भामा, रीति सिद्धांत के वामन, औचित्य सिद्धांत के क्षेमेंद्र। इसी प्रकार से वक्रोक्ति सिद्धांत के कौन है प्रवर्तक? भामा हुए। इनके अनुसार ये कहना चाह रहे थे दरअसल कि वक्रोक्ति सिद्धांत जो है ना, काव्य की आत्मा है। वक्र धन उक्ति यानी टेढ़ी उक्ति, यानी कहने का तरीका। ठीक है, यही है वक्रोक्ति सिद्धांत। आप जो कुछ कह रहे हैं थोड़ा घुमा फिरा के कह रहे हैं, सीधे सीधे बात ना कहकर थोड़ा टेढ़ी उक्ति जब आप कह रहे हैं तो वही है आपकी वक्रोक्ति। ठीक है, हम पढ़ेंगे आगे चल के वक्रोक्ति सिद्धांत के बारे में। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि वक्रोक्ति काव्य जीवितम, यानी वक्रोक्ति ही काव्य का जीवितम है, वक्रोक्ति ही काव्य की आत्मा है। ये बात कौन कह रहा है? कुंतक कह रहे हैं। अच्छा, इससे पहले वक्रोक्ति, यानी कुंतक से पहले भी वक्रोक्ति सिद्धांत का कुछ थोड़ी सी बात हुई है। तो जानते हैं कि हमारे आचार्य थे बाणभट्ट, उनकी जो रचना है कादम्बरी, उसमें वक्रोक्ति का इस्तेमाल किया गया, मगर किसके रूप में? क्रीड़ाकलाप के रूप में, परिहास के रूप में, हंसी मजाक के रूप में। ठीक है, वैसे नहीं जैसे प्रवर्तन जो है कुंतक ने किए हैं। ठीक है, एक लाइन आती है, वक्रोक्तिरेव वैदग्ध भंगी, ये कुंतक की है। यहाँ पे सिर्फ इतनी बात होके फिर अब कुंतक की बात ही है, याद रखना, ये कुंतक की बात है। ठीक है, कि वक्रोक्तिरेव वैदग्ध भंगी भाड़ित रेच्यते। ठीक है, ये नए अर्थ को व्यक्त करने वाला कवि कर्म कौशल से रचित वैचित्रपूर्ण कथन वक्रोक्ति है। बहुत अच्छी लाइन है। और ये यहाँ पे सिर्फ इतनी लाइन पूछी जा चुकी है, वक्रोक्तिरेव वैदग्ध भंगी, सिर्फ इतनी लाइन ये आपसे पूछी भी जा चुकी है कि ये किसकी है? तो कुंतक की है। याद रखना, इसका अर्थ क्या है कि नए अर्थ को व्यक्त करने वाला कवि कर्म कौशल से रचित वैचित्र पूर्ण जो कथन है वही वक्रोक्ति है, यानी नए तरीके से बात को कहने वाला। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं? वक्रोक्ति कहते हैं। आगे कहते हैं कि वक्रोक्ति से ही सामान्य कथन से भी लोकोत्तर, यानी लोकोत्तर चमत्कार, यानी काव्य सौंदर्य
उत्पन्न होने से सहृदयों के लिए आह्लादकारी होने की क्षमता आती है। ये बात बिल्कुल सही है कि जब आप कोई कविता कहते हैं, अगर वो बात सीधे सीधे आप कह रहे हैं, जैसे एक ही लाइन समझ लो, जो मुझे मेरे मन में एक ही लाइन रहती है, जैसे आप भी जाते हैं कहाँ, बादलों को देखते हैं, पहाड़ पे गए, ठीक है, पर आपने देखा हाँ कि बादल घिर रहे हैं, बस अच्छा लग रहा है। मगर जहाँ हमारे बाबा नागार्जुन पहुँचते हैं, नागार्जुन, तो वो क्या कहते हैं, बादल को घिरते देखा है। तो बात वही कह रहे हैं, बस कहने का तरीका अलग हो गया है। सॉरी, फोन आ गया था, ठीक है। तो ये है, वक्रोक्ति से ही सामान्य कथन भी लोकोत्तर चमत्कारी काव्य सौंदर्य उत्पन्न होने से सहृदयों के लिए आह्लादकारी होने की क्षमता आती है। फिर कहते हैं वक्रोक्ति काव्य का अपूर्व अलंकार है। याद रखना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। वक्रोक्ति जो काव्य का है वो ना अपूर्व अलंकार है, ठीक है। वक्रोक्ति विचित्र अभिधा है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। ये लाइनें हैं किसकी, सब कुंतक की हैं। वक्रोक्ति विचित्र अभिधा है। कुंतक ने वक्रोक्ति के, याद रखना, भेद और उपभेदों को मिलाकर संख्या कुछ 38 पहुंचा दी थी, पर 6 ही भेद आपको बता दूं, कुल 6 भेद महत्वपूर्ण हैं जो माने गए हैं। हम आगे चल के पढ़ेंगे उनके बारे में, ठीक है। अभी हम 6 भेद बाद में बताएंगे, ठीक है। फिर कहते हैं कि आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति के अतिरिक्त, याद रखना, वक्रोक्ति अलंकार भी होता है, आपको बता दूं वक्रोक्ति, ठीक है। जो मैंने आपको वक्रोक्ति नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास से एकाल अली कली ही से बंधे आगे कौन हवा, ठीक है। तो इसी प्रकार से जो उदाहरण है, तो वक्रोक्ति को मैंने आपको बताया भी दिया। सबको अलंकृत ना मानकर विषय या अलंकार माना है। इस प्रकार स्वभाव उक्ति अलंकार ना होकर, स्वभाव की जो उक्ति है उसको अलंकार ना होकर अलंकार का विषय या अलंकार है, ये कहना चाहते हैं। यानी जो स्वभाव उक्ति है वो अलंकार उसको नहीं माना है, वो अलंकार का विषय है, सिर्फ अलंकार है। अलंकार और अलंकार में बहुत बड़ा अंतर है, ठीक है। अलंकार जो अलंकृत करे, जो सौंदर्य दिखाए, ठीक है। अलंकार के मूल वक्रोक्ति को ही कुंतक अलंकृति के रूप में देखते हैं और इसी रूप में इन्होंने वक्रोक्ति सिद्धांत का विस्तार पूर्वक प्रतिपादन अपने वक्रोक्त जीवतम जो इनकी रचना है उसकी अपने ग्रंथ में किया। कुंतक ने लिखा है, ये आप लोग याद रखना, ये लाइन बहुत पूछी जाती है कि शब्दार्थो सहितो वक्र कवि व्यापार सालनी बंदे व्यवस्थो काव्य तद विलाद आदि कारणी भावितावलंकारी हो तय पुनरंकृति वक्रोक्ति रे वैदग्ध भंगी, ठीक है, बढ़ित अरुच्यते, ठीक है। तो ये आप बिल्कुल नहीं भूलना है, शब्दार्थों सहितो वक्र कवि व्यापार साल, ये पंक्ति नहीं भूलनी है आपको कि ये पंक्ति किसकी है, कुंतक की है, ठीक है। और आपको पता है वक्र यानी वक्र सिद्धांत की बात किसने की है, तो कुंतक ने की है, ठीक है। तो ये पंक्ति इन्हीं की है। यानी वक्रोक्ति अलंकृति है, यही कथन की भंगिमा है, ये इसका अर्थ बता रहे हैं। जो उक्ति को शोभा प्रदान करती है, उक्ति में जो है चमत्कार और चारुता का संपादन वक्रोक्ति के द्वारा ही होता है। अतः वक्रोक्ति काव्य का जीवन है, इससे हीन काव्य सजीव नहीं है। यानी कहने का अर्थ है कि जो अगर कविता में वक्रोक्ति अलंकार प्रयोग नहीं करें, यानी वक्रोक्ति नहीं है अपने काव्य में, आपके काव्य में, तो आपकी काव्य या कविता हीन है, वो कविता कहने लायक ही नहीं है। ये बात ही कुंतक कहना चाहते हैं यहाँ पे, ठीक है। यानी वो कविता, उस कविता में कोई जीवन नहीं है, ठीक है। वक्रोक्ति उक्ति का चमत्कार है, यानी कविता का चमत्कार है वक्रोक्ति। यह विशेषता रचना में कविता प्रभा के कवि प्रतिभा यानी कविता नहीं सॉरी कवि प्रतिभा यानी जो कवि की प्रतिभा है उसके सहयोग से आती है। सब कोई अपनी कविता में वक्रोक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता है। इसमें अतिशयोक्ति का भाव भी होता है, बहुत बढ़ा चढ़ा के कह देना। जब किसी वर्ण विषय में किसी धर्म या विशेषता का अतिशय कथन, अत्यधिक कथन, चमत्कार यानी विच्छेदित के साथ प्रतिपादन किया जाता है, तब वक्रोक्ति की प्रतिष्ठा होती है। याद रखना, कुंतक ने वक्रोक्ति के 6 भेद माने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। देखो, आपको पता होना चाहिए, ये एक वर्णमाला ही समझ लो। आपको पता है कि सबसे पहले क्या आता है, वर्ण आता है। वर्ण से क्या बनते हैं, शब्द बनते हैं। क्या बनते हैं,
शब्द बनते हैं, शब्द से क्या बनते हैं, पद बनते हैं, पद से क्या बनते हैं, वाक्य बनते हैं। ठीक है, क्या बनते हैं, वाक्य बनते हैं, वाक्य से क्या बनते हैं, आपके प्रकरण बनते हैं, छोटे छोटे प्रकरण से क्या बन जाता है, प्रबंध बन जाता है। क्या बन जाता है, प्रबंध बन जाता है। यहाँ पे शब्द की बात नहीं की गई है, याद रखना। वर्ण जो है वर्ण विन्यास वक्रता, पद पूर्वार्ध यानी पद से पहले की बात, फिर पद परार्ध यानी पद के बाद की बात। ठीक है, तो ये बात यही होगी, पद दो हो गए, एक पद जो है पद से पहले और एक पद के बाद। फिर वाक्य वक्रता, वाक्य की वक्रता, वाक्य में जो वक्रता होती है, प्रकरण वक्रता जो प्रकरण में वक्रता दिखाई जाती है, प्रबंध वक्रता जो प्रबंध में वक्रता दिखाई जाती है। ये कहने का मतलब वर्ण विन्यास वक्रता उसे कहते हैं जो वर्णों के द्वारा चमत्कार प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जो वर्णों के द्वारा चमत्कार प्रयोग किया जाता है उसे वर्ण विन्यास वक्रता कहते हैं। पद पूर्वार्ध यानी पद की पहले की जो वक्रता होती है, यानी शब्दों में जो वक्रता दिखाई जाती है, रूपक अलंकार, यमक अलंकार, उसको कहेंगे पद पूर्वार्ध। और पद परार्ध यानी पद के बाद की, यानी हम पद में ही कह सकते हैं, यानी जो वाक्य में बात की जाए उसे, जो पद में बात की जाए, एक लाइन पूरी संपूर्ण लाइन में बात की जाए उसे पद परार्ध वक्रता कहते हैं। आगे चल के इनके भेद भी पढ़ेंगे हम लोग। और जो वाक्य में एक पूरा वाक्य ही सेंटेंस जो चमत्कार प्रयोग कर रहा हो, उत्पन्न कर रहा हो, उसे कहते हैं वाक्य वक्रता। और इसी प्रकार से प्रकरण वक्रता होती है। ठीक है, फिर प्रबंध वक्रता। तो याद रखना कितने भेद हैं, 6, वर्ण विन्यास, पद पूर्वार्ध, पद परार्ध, वाक्य, प्रकरण, प्रबंध। ठीक है, आप लोग नहीं याद कर पा रहे हैं तो एक बार याद करें, वी फिर पी, डबल पी। ठीक है, फिर क्या है, वी फिर डबल पी, बस वी डबल पी, वी डबल पी। वर्ण विन्यास वक्रता, पद पूर्वार्ध, पद परार्ध, फिर वाक्य वक्रता, प्रकरण, फिर प्रबंध। तो वी डबल पी, वी डबल पी, ये याद रखना। या कह सकते हो 2 बार वी 4 बार पी, ऐसे बना सकते हो। ठीक है, याद हो जाएगा आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग पढ़ते हैं वर्ण विन्यास वक्रता क्या होता है। देखो अब यहाँ तक जो अदर लोग हैं, जो बहुत लोग हैं, बस यहीं तक आपको वक्रोक्ति सिद्धांत पढ़ाएंगे, बस इसके आगे नहीं। इसीलिए उनकी क्लास 4 से 5 या 20 मिनट या 20-25 मिनट के अंदर का आपको पूरा पढ़ा देते हैं। ठीक है, मगर क्या गारंटी है कि यहीं से पेपर बन जाएगा, क्योंकि जबकि पेपर पीछे आप जाएंगे तो पीछे बन चुका है यहाँ से। आपको बता दूं, रूढ़ि वैचित्र्य वक्रता पूछा था, पर्याय वक्रता पूछा था, उपचार वक्रता पूछा था। आप जाके प्रीवियस ईयर पेपर उठाएं, उसमें देखेंगे। ठीक है, तो हम ये नहीं कह सकते कि क्या पढ़ें क्या छोड़ें, क्योंकि एनटीए का खुद का मानक नहीं बचा हुआ है, तो आप क्यों एक मानक पर पार्टी पे चलेंगे। ठीक है, जितना कुछ समझ में आ रहा है उतना पढ़ो जरूर। ठीक है, चलो, वो अगर 1-2 बुक जो फॉलो कर रहा है भारतीय काव्यशास्त्र पाश्चात्य के लिए, उनको तो कम से कम पढ़ ही लो। तो वर्ण विन्यास वक्रता के अंतर्गत याद रखना, वर्णों के इस प्रकार का संगठन आता है जिससे चमत्कार उत्पन्न हो सके। इसके अंतर्गत शब्दालंकार याद रखना, जैसे यमक अलंकार, अनुप्रास। ठीक है, अनुप्रास, यमक, विभिन्न वृत्तियां एवं शब्दगुण का समास होता है। अनुप्रास, चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही थी जल थिल में। यमक अलंकार, 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है, नगन जड़ाती थी वो नगन जड़ाती है। तो ये हम आपको कविता सुना भी चुके हैं। क्या है यहाँ पे, वर्ण विन्यास वक्रता, यानी वर्णों के द्वारा जो बात कही गई है। यहाँ पे कहीं ना कहीं आप कह सकते हो अलंकार की बात हो गई है। ठीक है, ठीक है। पद पूर्वार्ध वक्रता, पद पूर्वार्ध यानी पद वक्रता में व्याकरण संबंधी प्रयोग में चमत्कार आता है। इसके 10 रूप मानेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट ये बात है। पूछा जाएगा कि कौन से वक्रता में 10 भेद किसके हैं, तो पद पूर्वार्ध जो वक्रता है उसके 10 भेद हैं। याद रखना कौन कौन से, देखो, रूढ़ि वैचित्र्य वक्रता, सबसे पहले वक्रता आती है कौन सी, रूढ़ि वैचित्र्य वक्रता। इसमें रूढ़ि यानी जो परंपरा है का जो है मान्यता का वैचित्र होता है, यानी जो परंपराओं का इसमें मान्यता दिया जाता है। जहाँ पर असंभाव्य धर्म का आरोप अथवा विद्यमान धर्म की अतिशयता होती है, वहाँ पर रूढ़ि वैचित्र्य वक्रता होती है। यहाँ अभी ऐसे नहीं समझ पाओगे, फिर समझोगे कि ध्वनि सिद्धांत के अंतर्गत जैसे आप लक्षण मूला पढ़ते हैं, ध्वनि के दोनों भेद अर्थांतर संक्रमति, ठीक है, और अत्यंत तिरस्कृति इसके ही अंतर्गत लिए जाते हैं। कहने का अर्थ ये है, रूढ़ि, प्रचलन, परंपरा
जब कोई कविता में प्रयोग कर दी जाती है तो उसी को क्या कहते हैं हम रूढ़ि वैचित्र्य वक्रता। आप यहाँ से समझें, जैसे हम पीछे लाइन में आपसे बोले कि अपना मन चंका कठौती में गंगा, ठीक है, एक रूढ़ि, एक परंपरा, एक मुहावरेदार इसमें प्रयोग कर दिया गया, ठीक है। तो लाठियाँ चल रही हैं, ये एक वक्रता ही है। क्या है? वक्रता है, रूढ़ि वैचित्र्य वक्रता हो गई। पर्याय वक्रता यानी पर्याय जिसमें जब पर्यायवाचियों का प्रयोग किया जाए, पर्याय का चमत्कार प्रयोग जो है पर्यायवाची का प्रयोग किया जाए, उसी को क्या कहते हैं? पर्याय वक्रता। पर्यायवाची जानते हैं? पंकज, नीरज, सरोज, ठीक है। तो ये क्या है? पर्याय वक्रता है। जब किसी भी कविता में पर्यायवाचियों का प्रयोग किया जाने लगता है तो उसी को हम क्या कह देते हैं? पर्याय वक्रता। क्या कह देते हैं? पर्याय वक्रता, ठीक है। उपचार वक्रता क्या होता है? देखो, उपचार वक्रता, इनके भेद हैं। किसी वस्तु के साथ अभेद, वेरी इंपॉर्टेंट, अभेद स्थापन किया जाता है तब उपचार वक्रता होती है। जैसे रूपक आदि अलंकार इसी के भीतर आते हैं, ये उपचार इंपॉर्टेंट है। अभेद यानी जहां पर हम भेद ही ना कर सकें, जैसे कि मैं आपके कमल रूपी चरणों की वंदना करना चाहता हूँ या करता हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पे पहचान नहीं पा रहे हैं कि जो चरण कमल है या कमल चरण है, इसी को कहते हैं अभेद, इसी को रूपक अलंकार भी कहते हैं। तो ये है उपचार वक्रता, ठीक है। ये ऐसे नहीं समझ सकते हैं तो ऐसे समझो कि सस्य मुख वंग मलह गिरिरानी, नागन झांप लेहन अरधानी। कि सस्य मुख अंग मलह गिरानी, यानी सस्य यानी चंद्रमा, मुख मतलब मुख, यानी अब यहाँ पे ये समझ में नहीं बात आ रही है कि चंद्रमा मुख के समान है या मुख चंद्रमा के समान है। ये उपचार वक्रता है, यहाँ पे रूपक अलंकार है, ठीक है। अब ये मत समझना कि यहाँ पे ससी शब्द आ गया, सा सरी सा समाना, उपमा अलंकार नहीं, ससी शब्द दिया मैंने, सा सरी नहीं शब्द दिया, ठीक है, याद रखना। ये है उपचार वक्रता। विशेषण वक्रता क्या होती है? विशेषण वक्रता, विशेषण जहां पर विशेषण के महत्वपूर्ण प्रयोग के कारण एक कारक, याद रखना, आप कारक जानते होंगे, कारक क्या होते हैं? 8 कारक होते हैं। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में अधिकरण में पर संबोधन हे राम, ठीक, अपादान से अलग होने के अर्थ में। तो ये 8 कारक होते हैं। उनके आधार पे जो कोई कविता बनाई जाती है, जैसे कविता का एक लाइन समझ लो, चलो वो हम जब कारक पढ़ाएंगे तभी समझ में आएगी बात वो, ठीक है, तब ज़्यादा बेहतर समझ में आएगी, ठीक है। तो फिर क्रिया को विशेष लावण्य प्राप्त होता है, वहाँ पर विशेषण वक्रता होती है। यानी जिस कविता में कर्ता, क्रिया और कर्म, कारक ऐसे जब प्रयोग किए जाने लगते हैं तो वहाँ पे विशेषण वक्रता हो जाती है, क्योंकि उनकी विशेषताएं बताई जाने लगी। नील कमल कह सकते हो, नीला है कमल, हालांकि समास है पर कमल क्या है? नीला है, उसकी विशेषता बताई गई, ठीक है। फिर देखते आते हैं समवर्ती वक्रता। समवर्ती वक्रता, समवर्ती वक्रता मतलब जो सर्वनाम आदि के कथन द्वारा वस्तु का गोपन यानी छुपाने की बात किया जाता है, वहां समवर्ती वक्रता होती है। समवर्ती का अर्थ होता है छिपाना या गोपन। अब यहाँ सर्वनाम जानते हैं? 3 सर्वनाम महत्वपूर्ण, जिसे पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। पुरुषवाचक के 3 भेद होते हैं, उत्तम, मध्य और अन्य पुरुष, ठीक है। उत्तम पुरुष जो खुद के लिए बात कही जाए, मध्यम पुरुष जो सामने वाले के लिए बात कही जाए, अन्य पुरुष जो वहाँ पे सामने ना हो उसके अलग की बात की जाए। जैसे वे बहुत अच्छी हैं। अब वे बहुत अच्छी हैं, ये यहाँ पे वे जो शब्द है ना वो सर्वनाम ही है, पर अब यहाँ पे ये किसके लिए आया है? उनके लिए आया है जो सामने नहीं है। जो सामने हैं या आप किसी से कह रहे हैं बात पर किसी और की बात कर रहे हैं, यहाँ पे अन्य पुरुष होता है। और जो आपके सामने, जिसके सामने आप बात कह रहे हैं, जो आपके सामने खड़े हैं या खड़ी हैं, उनसे अगर कुछ कह रहे हैं वो मध्यम पुरुष हो गए। यहाँ पे ये समवर्ती वक्रता हो गई, सर्वनाम हो गया। तो इसी को कहते हैं जो है सर्वनाम वाली वक्रता। देखो जैसे अनयारे दीर्घन नयन कीति न तरुण समान, वह चितवन और कछु है जही बस होत सुजान। यहाँ पे वह शब्द आ गया, देखो यही वह क्या है? सर्वनाम है, मध्यम पुरुष। यानी वह यहाँ पे मध्यम पुरुष कहने का मतलब ये नहीं है कि मध्यम पुरुष सर्वनाम है, नहीं। इसका मतलब होता है 5 पुरुषवाचक सर्वनाम, इसी में एक भेद आता है, तो वहाँ पे वह सर्वनाम जो है वह होता है, ठीक है।
तो कुल मिला के सर्वनाम की बात आ गई। अभी मन से उतरा है वो मैं बात बता दूंगा, ठीक है, जब आपको सर्वनाम पढ़ाऊंगा। तो यही बात है, यहाँ पे सर्वनाम वक्रता हो गई। फिर आगे देखो प्रत्यय वक्रता। अब आपको पता है प्रत्यय वक्रता क्या होता है। देखो प्रत्यय के द्वारा जो बात कही जाए, ठीक है, प्रत्यय कहने, देखो एक होता है उपसर्ग और एक होता है प्रत्यय। देखो उपसर्ग, फिर मूल शब्द होगा, फिर इसके बाद प्रत्यय लगा जाएगा। अब प्रत्यय किसे कहते हैं समझो थोड़ा यहाँ पे। प्रत्यय यानी हम कह सकते हैं, जैसे मान के चलो आपने कहा कोई भी एक शब्द ले लो, आलू ले लिया जैसे शब्द, ठीक है, जैसे चाकू शब्द ले लो मान लो, ठीक है, चाकू, चाकू। अब इसमें चलो ये रहने दो, आलू ही ठीक है, ठीक है। आपसे कोई शब्द भी नहीं याद आ रहे हैं, मैं कैसे आपको समझाऊं। कोई प्रत्यय वाले शब्द याद आ जाए तो मैं आपको बताऊं। उपसर्ग तो पहले समझो, उपसर्ग में बता देता हूं, ठीक है। उपसर्ग क्या होता है। उपसर्ग देखो शब्द है, शब्द के जो प्रथम जो यानी पहले जो लगता है उसे उपसर्ग कहते हैं, अंत में लगता है उसे क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। और उपसर्ग हम कह सकते हैं, देखो जैसे जैसे मान लो ये शब्द लिखा है आपका हार, आप समझना, यहां से समझ में आएगी बात आपको। ये शब्द लिखा है एक हार, ये मूल शब्द है, ठीक है, ये क्या है, मूल शब्द है। इसके अगर हम आगे लगा दें, शब्द लगा दें एक उपशब्द, अब ये उपशब्द लगा दे तो हार मिल गया उपहार, यानी ये अब हार का अर्थ बदल गया, क्या हो जाएगा, सामने वाले के लिए हम कुछ देने जा रहे हैं, अर्थ बदल गया। यहाँ हार के फिर एक आगे हम अगर दूसरा शब्द जोड़ देते हैं, जैसे प्र शब्द जोड़ लेते हैं, प्र, प्र मतलब प्र और हार यानी प्रहार, प्रहार मतलब हम किसी के ऊपर वार करने जा रहे हैं, यानी शब्द वही है, अर्थ बदलते जा रहे हैं उपसर्ग की वजह से, ठीक है। इसी प्रकार से प्रत्यय होता है। प्रत्यय का कोई मुझे शब्द ही याद नहीं आ रहा, मैं आपको कैसे बता दूं। जैसे मान के चलो, जैसे एक शब्द मैं आपको बता देता हूं, जैसे लिखा है शब्द सुंदर शब्द है, ठीक है, सुंदर। अब ये सुंदर शब्द मूल शब्द है, अगर इसमें हम एक प्रत्यय लगा दें जिसे जोड़ दें ता प्रत्यय, तो अब ये शब्द क्या बन गया, सुंदरता, यानी अब इसकी ये विशेषता बताने लग गया, अभी तो विशेषण था ये, ठीक है। तो यही है प्रत्यय, ये प्रत्यय है, यानी जो हम बाद में प्रत्यय यानी मूल शब्द में जब हम प्रत्यय जोड़ देते हैं, कोई शब्द जोड़ देते हैं तो उसको हम प्रत्यय कह देते हैं। तो ये बात ये यहाँ पे लिखा भी है, गई बहोर गरीब निवाजू, ठीक है। कहने का अर्थ यहाँ पे बहोर का प्रत्यय रूप में प्रयोग जो है, प्रयोग चमत्कारपूर्ण है। ये बात आपको शायद ज़्यादा समझ में नहीं आएगी, पर इतना समझना, जब किसी भी शब्द के अंत में जब कोई शब्द जोड़ा जाता है जिससे अर्थ भी बदल जाता है, उसको हम प्रत्यय कहते हैं, ठीक है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर आता है वृत्ति वक्रता, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब आपको एक बात फिर बता दूं तो कि ये आपसे पूछे जा चुके हैं, बार बार कहता हूं कि ये एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। वृत्ति वक्रता क्या होता है, यहाँ पर समास, तद्धित, ठीक है, और सब धातु, धातु मतलब क्रिया, आदि व्याकरण वृत्तियों से जो चमत्कार आता है। समास, समास जैसे बहुव्रीहि समास, अविभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, इन समासों जब कविताओं में इनका जब प्रयोग करते हैं तो वृत्ति वक्रता हो जाती है। यानी जैसे माता और पिता लड़ाई कर रहे हैं, तो माता और पिता, यहां द्वंद्व समास हो गया, ठीक है। पंकज शब्द आ जाए, पंकज, पंकज का अर्थ क्या निकल के आता है, कमल, यहाँ पे बहुव्रीहि समास हो गया। तो जहाँ पे समास का प्रयोग किया जाए वहाँ पे कौन सा जो है, कौन सी वक्रता होगी, वृत्ति वक्रता होगी, ठीक है। भाव वैचित्र वक्रता क्या होते हैं, देखो 8वां, भाव वैचित्र वक्रता, भाव को क्रिया व्यापार के रूप में ग्रहण किया गया, यहाँ पर क्रिया साध्य रूपा ना होकर, याद रखना, सिद्ध रूप में प्रयुक्त होती है, साध्य के रूप में नहीं, सिद्ध के रूप में सिद्ध करती है। जैसे चलित ज्ञान हित शोभावलियत गीत सदृश चित्त प्रिय छवि निर्मित छालित सत तरंग तनुपालित अवगाहित प्रकट द्युत निर्मल। इसमें देखो क्रियापद साध रूप ना होकर सिद्ध रूप में प्रयुक्त हुई है। जब क्रिया साध रूप में ना आए, सिद्ध रूप में आए, सिद्ध करनी चाहे अपने अर्थ, यानी अपने भाव को जब सिद्ध करनी चाहे, ठीक है, वहां पे भाव वैचित्य वक्रता होती है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। लिंग वैचित्य वक्रता समझे, ठीक है।
अब लिंग आपको पता है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, ठीक है, हिंदी में 2 ही होती हैं। तो जब कोई कविता लिंगों पे आधारित हो जाती है तो वहाँ पे लिंग संबंधी उसको हम चमत्कार दिखलाई पड़े तो उसमें हम क्या कहते हैं, लिंग वचित वक्रता होती है। कोई भी लाइन आप समझ सकते हैं, राजा रानी सब क्या है, लिंग वचित वक्रता है। क्रिया वक्रता, क्रिया याद रखना धातु रूप से जुड़ी होती है, इंपॉर्टेंट है, यही मूल धातु। जैसे आप बता दूं क्रिया, जैसे शब्द है यहाँ पे पढ़, ये मूल शब्द है, और ये शब्द क्या है, पढ़ शब्द क्या है, धातु रूप है। क्या है ये, धातु, क्योंकि मूल है ये। और इसमें जो हम अगर क्रिया जोड़ देते हैं ना, अब ये शब्द क्या बन गया, पढ़ना। अब ये शब्द हमारा क्रिया वाला पूरा रूप शब्द बन के तैयार हो गया, ठीक है, पढ़ता। यही है हमारी क्या था, क्रिया वक्रता, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये थे हमारे 10 भेद पद पूर्वार्ध के। अब हम पद परार्ध वक्रता के भी कुछ भेद हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछे गए हैं यहाँ से। इसके अंतर्गत पद के परार्ध में जो है प्रकट विशेषताओं का संकेत होता है। यह वक्रोक्ति काल, वेरी इंपॉर्टेंट है, काल, भविष्य, वर्तमान, भूत, याद रखना। उनके अंतर्गत संभाव्य वर्तमान, क्या नाम है, संभाव्य भूतकाल। इसी प्रकार से फिर कारक, संख्या, पुरुष इंपॉर्टेंट पूछा जा चुका है, उपग्रह पूछा जा चुका है, प्रत्यय और पद वक्रता। ये 7 भेद किसके हैं, पद परार्थ के हैं, पद पूर्वार्ध पद परार्थ के। काल व चित्र क्या होता है आपको पता है, जहाँ पर काल के प्रयोगों में चमत्कार आश्रित हो, वहाँ जहाँ पे भविष्य की बात हो जाए, वर्तमान की बात हो जाए, ठीक है, भूत की बात हो जाए, वहाँ पे काल व चित्र वक्रता होती है। कारक वक्रता मैं बता ही चुका हूँ आपको, कारक से जब प्रयोग किया जाए, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, कारक वक्रता। जहाँ पर किसी विशेष अभिप्राय के प्रकट होने के लिए कारक में विपर्य करके प्रयोग किया जाता है, वहाँ इस कारक विपर्य प्रयोग में कारक वक्रता मानी जाती है, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। संख्या वक्रता यानी संख्या वक्रता, ये इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर एक वचन के स्थान पर बहुवचन और बहुवचन के स्थान पर एक वचन का प्रयोग किया जाए, वेरी इंपॉर्टेंट है। कि राम शब्द है, वहाँ पे जैसे मान के चलो कहते हैं कि यहाँ पे लोग खड़े हैं, या फिर कहते हैं यहाँ पे एक व्यक्ति खड़ा है, ये एक वचन है। उसके स्थान पर हमने कहते यहाँ पे बहुत लोग खड़े हैं, ये बहुवचन हो गया। अब या फिर जब कोई लाइन है बहुत लोग खड़े हैं, फिर वहाँ पे कहते हैं कि यहाँ पर एक लोग खड़े हैं, ठीक है, तो यह एक लोग हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे एक वचन की जगह जब बहुवचन की जगह जब एक वचन प्रयोग किया जाता है तो उसी को हम कहते हैं संख्या वक्रता, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे पुरुष वक्रता देखो। पुरुष वक्रता जहाँ पर पुरुषों में विपर्य के द्वारा चमत्कार संपादित होता है, बस इतनी ही बात याद रखना। ये यह सर्वनाम के भी अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। ये आपसे सीधे सीधे यहीं पे ऐसे ही लाइन पूछी जा चुकी है, ठीक है। उपग्रह वक्रता क्या होता है, उपग्रह वक्रता वास्तव में आत्मनेपद और परस्मैपद धातुओं में से औचित्य के कारण किसी एक का प्रयोग करते हैं, वहां पर उपग्रह वक्रता होता है। यहाँ संस्कृत धातुओं की विशेषता ही संबंध रखता है, अतः हिंदी में उद्धृत नहीं हो सकता। ये उपग्रह वक्रता, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्या नाम है, यही सीधे यहीं से लाइन पूछी जा चुकी है लाइन, ठीक है। उपग्रह वक्रता, प्रत्यय वक्रता हम आपको बता ही चुके हैं। छोटे छोटे प्रत्ययों के प्रयोग से जहाँ पर चमत्कार होता है, जैसे पियुषु कहो संदेशना है भौरा है काग, ठीक है। तो जब छोटे छोटे प्रत्यय प्रयोग किए जाए, आपसे उदाहरण नहीं पूछा जाएगा, ये वक्रताएं पूछी जा सकती हैं। प्रत्यय वक्रता क्या होता है, पद वक्रता क्या होता है, ये बस और कुछ नहीं। पद वक्रता में देखो, यहाँ पे देखो उपसर्ग और निपात वेरी इंपॉर्टेंट है। अव्यवहित अवयव के प्रयोग की वक्रता रहती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हो गई, क्योंकि हम उसमें प्रत्यय पढ़े हैं। यहाँ पे पद वक्रता में उपसर्ग और निपात, उपसर्ग हम आपको बता दीजिए कि शब्द के अंत में, शब्द के शुरुआत में लगती है। निपात क्या होता है, निपात कहते उसको है कि जब किसी वाक्य में एक साधारण वाक्य हो, उस वाक्य में एक ऐसा शब्द जोड़ा जाता है, वर्ण जोड़ा जाता है, जिससे उस शब्द का पूरा बल ही बढ़ जाता है, उसको हम निपात कहते हैं। जैसे कह सकता हूं कि मैं पढ़ा सकता हूं, ये मैंने कह दिया, ये एक साधारण वाक्य है। अब मैंने कहा कि मैं ही पढ़ा सकता हूं, यहां पे ही शब्द मेरी बातों को वजन में रख दिया, इसमें बल लेकर आ गया, तो ये ही शब्द क्या है, निपात है, यही निपात है। किसी भी शब्द में ही शब्द ज्यादा प्रयोग किया जाता है, यहां पे निपात होता है, याद रखना, ठीक है।
तो ये है हमारा निपात और उपसर्ग। जब उपसर्ग और निपात से कोई जब वक्रता आती है तो उसको क्या कहते हैं? पद वक्रता। ठीक है, चलो अब हमारे वक्रताएं खत्म हो चुकी हैं। अब बाकी किसी के भेद थे नहीं तो इसलिए मैंने रखा नहीं। पद पूर्वार्ध पद वक्र जो है पद पूर्वार्ध जो है परार्थ के ही रखे हैं। ठीक है, कुछ आचार्य भामा कहना चाहते थे, इनकी बात सुन ली जाए। आज सर्वप्रथम आचार्य भामा ने वक्रोक्ति का विशद विवेचन किया, रखना कुंतक ने तो किया, पर सबसे पहले भामा ने इसका अच्छी तरीके से समझाया था। भामा ने वक्रोक्ति का, याद रखना, वक्रोक्ति का अर्थ अतिशयोक्ति माना तथा इसे संपूर्ण अलंकारों का मूल घोषित किया गया था। याद रखना, किसने? भामा ने। वक्रोक्ति के अभाव में भामा काव्य को कथन समुदाय या मात्र वार्ता मात्र ही मानते हैं। ठीक है, याद रखना, भामा ने इसी प्रकार का भाव अपने निम्नांकित श्लोकों में व्यक्त किया है। क्या है? सहसा सर्वत्र वक्रोक्ति नर यार्थ विभाविते। ठीक है, यत्नोस्य कविना कार्य को अलंकार नय विना। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट पंक्ति है और किसकी है? भामा की है। सहसा शब्द याद रखना, किसकी है? भामा की है। वक्रोक्ति सिद्धांत के बारे में कही है। इस प्रकार वक्रोक्ति अलंकार ही आत्मा के रूप में भामा के द्वारा ग्रहण की गई। यानी भामा भी वक्रोक्ति अलंकारों की मूल मानते हैं, अलंकारों की आत्मा मानते हैं। किसको? वक्रोक्ति सिद्धांत को। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से आपको इसको समझना है। चलो, दंडी क्या कहना चाहते हैं? इनकी बात सोचने नाराज हो जाएंगे, रोने लगते हैं तुरंत ही। ठीक है, दंडी कहते हैं कि वक्रोक्ति का अर्थ तो अतिशयोक्ति से लेते हैं, किंतु इसे संपूर्ण अलंकारों का मूल नहीं मानेंगे हम। भाई क्यों नहीं मानोगे? अलबत्ता यानी इस तरीके से स्वभावोक्ति, याद रखना, स्वभाव की जैसे उक्ति होती है, अपने अनुसार उक्ति के अलावा अन्य सभी अलंकारों को वक्रोक्ति का पर्याय माना। कहते हैं स्वभावोक्ति को छोड़ दो, बाकी जो अलंकार हैं वो क्या है? वक्रोक्ति का पर्याय है, पर्यायवाची है। आचार्य दंडी के अनुसार स्वभावोक्ति आदि अलंकार है। दंडी ने संपूर्ण वांग्मय के दो भेद किए हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। एक का किया है स्वभावोक्ति, एक का किया है वक्रोक्ति अलंकार। पूछा जा सकता है स्वभावोक्ति और वक्रोक्ति के दो भेद किसने किए हैं? दंडी ने किए हैं। दंडी ने स्वभावोक्ति से वक्रोक्ति को अलग करके देखा, जैसा कि इन्होंने अपने काव्यादर्श में लिखा है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये देखो, ये काव्यादर्श की लाइन है और इन्हीं की लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। श्लेषा सर्वासु पुष्णाति प्रायुः वक्रोक्ति श्रेष्यम दुविधा भिन्न स्वभावोक्ति वक्रोक्ति वांग्मय। ठीक है, ये सब पंक्ति किसकी है भैया? याद रखना, किसकी है? काव्यादर्श लिखने वाले दंडी की। काव्यादर्श रचा दंडी ने, भामा ने काव्यालंकार, धनिक धनंजय का 10 रूपक, 4 प्रकाश में बटा है यार। तो याद रखना, भोजराज ने, फिर कहता हूँ, भोजराज रसो उक्ति ने, रस की जो उक्तियों को महत्व देते हुए लिखा। अच्छा, आपको पता है कि भोजराज रस आचार्य हैं। ऐसे इसी प्रकार जगन्नाथ हो गए, वो भी रसवादी आचार्य हैं। ठीक है, कहा कि वक्रोक्ति से, रस उक्ति से, स्वभावोक्ति से वांग्मय, सर्वास ग्रहणी तास रसोक्ति प्रति जानते। अपनी सरस्वती कंठाभरणम जो इनकी रचना है उसी में ये पंक्ति कही गई है। पंक्ति किसकी है? भोजराज की है। आपसे कभी भी व्याख्या नहीं पूछेगा, बस आपसे ये लाइनें पूछते लेता है, इसीलिए ये लाइनें आपके सामने रखा है। ठीक है, और आपको इनको अच्छी तरीके से तैयार करना है। वक्रोक्ति से, रसोक्ति से, ये शब्द किसने दिए हैं? किसने दिए हैं भैया? भोजराज ने। फिर आते हैं वामन। वामन बात नहीं कहते हैं, कुछ बस थोड़ी सी बात कहना चाहते हैं, इनकी सुन लो, ये बहुत जल्दी नाराज होते हैं। वामन कहते हैं कि सादृश्य लक्षणा वक्रोक्ति है, यानी जो सादृश्य लक्षणा है वही वक्रोक्ति है। वामन वक्रोक्ति को रूपात्मक शैली मानते। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा कि वक्रोक्ति को रूपात्मक शैली कौन मानता है? वामन मानते हैं। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं तो रुद्रट आते हैं। उन्होंने वक्रोक्ति के 2 भेद किए हैं। कहें कि एक वक्रोक्ति के, एक काकु वक्रोक्ति और एक श्लेष वक्रोक्ति। ये बहुत बार पूछी जा चुकी है, काकु वक्रोक्ति और श्लेष वक्रोक्ति। काकु और श्लेष वक्रोक्ति वेरी इंपॉर्टेंट। श्लेष अलंकार जानते हैं? चिपका हुआ, जिसको कहते हैं चिपका हुआ, यानी एक शब्द के जब कई अर्थ निकलते हैं। कि धरत पाओ चिंता करत चितवत चारों ओर, और सुवरन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। यहाँ पे श्लेष अलंकार है, यानी सुवरन
अब सुवर्ण के अलग अलग अर्थ हैं। चोर उसको क्या मानेगा? सुवर्ण मतलब सोना। कवि किसे मानेगा? सुवर्ण को क्या अर्थ मानेगा? क्या मानेगा? सुंदर वर्ण। और व्यभिचारी, व्यभिचारी मतलब कामी व्यक्ति। ठीक है, वो सुवर्ण को क्या माना? सुंदर वर्ण मतलब रंग। ठीक है, तो सुंदर रंग मतलब महिला मित्र। ठीक है, तो ये बात, ये श्लेष वक्रोक्ति है। ठीक है, श्लेष अलंकार इसी को कहते हैं। आनंदवर्धन वक्रोक्ति को अर्थालंकार मानते हुए वाच्य तथा ध्वनि को व्यंग मानते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। आनंदवर्धन वक्रोक्ति को अर्थालंकार मानते हैं और जो वाच्य ध्वनि को व्यंग मानते हैं। इंपॉर्टेंट है। थोड़ी बातें और देख लेते हैं। हिंदी में वक्रोक्ति निरूपण हुआ है। वक्रता काव्य का प्राण नहीं, पर वह उसका बाह्य व्यक्तित्व अवश्य है। ये कथन किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, जो 1903 में सरस्वती पत्रिका के संपादक बनते हैं और 1918 तक रहते, 1919 से 1918 तक रहते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, ये आपसे सीधे सीधे एग्जाम में पूछा जा चुका है कि क्रोचे का जो अभिव्यंजनावाद है उस वही भारतीय काव्यशास्त्र में वक्रोक्तिवाद का विलायती उत्थान है। क्रोची का अभिव्यंजनावाद वही भारतीय काव्यशास्त्र में क्या है? क्या है? वक्रोक्तिवाद है। ये कथन किसने कहा है? बाबा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, फिर कहते हैं कि मात्र वक्र, यह वक्र मतलब टेढ़ी उक्ति, तो सूक्ति का एक रूप अथवा चमत्कार मात्र है। भाव प्रेरित वक्र उक्ति काव्य है। कथन किसका है भैया? रामचंद्र शुक्ल का। अब देखो, जयशंकर प्रसाद भी कुछ कहना चाहते हैं, ये नहीं मानेंगे इसे। कहते हैं कि शब्द और अर्थ की यह स्वभावोक्ति वक्रता विभिन्न छाया और कांति का सृजन करती है। इस वैचित्र का सृजन करना विदग्ध कवि का ही काम है। कथन किसका है भैया? जयशंकर प्रसाद का। किसका है? जयशंकर प्रसाद का। किसका है भैया? जयशंकर प्रसाद। फिर देखो, आते हैं सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत द्वारा लिखित एक रचना इनके अंत है, पल्लव पल्लव की भूमिका। उसकी भूमिका को वक्रोक्ति का घोषणा पत्र कहा गया। भाई, ये पल्लव की भूमिका बहुत बहुत ज़्यादा, सब हर चीज़ की घोषणा पत्र है कहा जाता है, याद रखना। वक्रोक्ति काव्य का अनिवार्य माध्यम है, यह सत्य है, परंतु वह उसका जीवित या प्राण तत्व है, यह सत्य नहीं है। अनिवार्य माध्यम का भी अपना महत्व है, क्योंकि व्यक्तित्व के अभाव में आत्मा की अभिव्यक्ति संभव नहीं है। फिर भी व्यक्तित्व आत्मा अथवा जीवित तो नहीं है। यह कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र नामवर सिंह के कथन आज तक ना किसी के समझ में आए ना आएंगे। ठीक है, एक मुक्तिबोध, ना जाने अपने आप को क्या समझते थे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम। बुरा मत मानना, बस ऐसे बोल देता हूँ ताकि आप लोगों का मन बना रहे। ठीक है, बहुत अच्छे लेखक हैं, बहुत अच्छे जो कवि हैं। ठीक है, इतने अच्छे हैं कि इनकी कविताएं कभी पल्ले ही नहीं पड़ती हैं। ठीक है, वक्रोक्ति सिद्धांत काव्य में समावेशित चमत्कारिक तत्वों को निरूपित करने वाला सिद्धांत है। कुंतक द्वारा प्रतिपादित यह काव्य सिद्धांत संपूर्ण काव्य सौंदर्य का निरूपण है। ये प्रताप नारायण टंडन है। प्रताप नारायण मिश्र अलग है, टंडन अलग है, याद रखना। ठीक है, एक और कथन है। ठीक है, आपको कथन थोड़े थोड़े याद रखने हैं, कोई किसी प्रकार से। कहते हैं कि कवि के सामने हमेशा चमत्कार की सृष्टि की समस्या बनी रहती है। वह शब्दों को निरंतर नया संस्कार देता चलता है और वे संस्कार क्रमशः सार्वजनिक मानस में बैठकर फिर ऐसे हो जाते हैं कि इस रूप में कवि के काम के नहीं रहते। अविध्यार्थ युक्त शब्द वह मिट्टी, वह कच्चा माल है जिससे वह रचना करता है, ऐसी रचना जिसके द्वारा वह अपना नया अर्थ उसमें भर सके, उसमें जीवन डाल सके। ये कथन किसका है भैया? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। इतना लंबा नाम है कि अगर बीए के पेपर में हो तो इंटर के पेपर में हो तो आधा पेज इसी में चला जाए। ठीक है, और एक बात कहते हैं, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुधांशु अपने ग्रंथ काव्य में अभिव्यंजनावाद और वक्रोक्तिवाद को भिन्न भिन्न करके दर्शाने का प्रयास करते हैं। देखो, आपको अगर इनको याद करना है, ठीक है, इन शब्दों को, तो एक तरीका इनका है। देखो, एक तरीका ऐसे है कि कोई एक शब्द आप पकड़ के चलो, याद कर लो, ठीक, ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। देखो, इसमें देखो एक शब्द लिया है प्राण, उठा लो, प्राण। और आपको पता होना चाहिए कि महावीर प्रसाद द्विवेदी के पास जब कोई कविता लिखाने आता था, पत्रिका में छपवाने आता था, तो अपने प्राण हथेली पे लेके आता था। क्यों? क्योंकि पता नहीं कविता वापस कर देते थे, इसीलिए शब्द याद रखना इनका। प्राण किसका शब्द है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। कथन मिल जाए वक्रोक्ति सिद्धांत से संबंधित, यानी किसका है?
महावीर प्रसाद द्विवेदी का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कथन तो आप जानते होंगे, इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको तो हम छोड़ देते हैं। जयशंकर प्रसाद याद रखना, शब्द और अर्थ एक साथ आ जाएं, शब्द और अर्थ, वो भी वक्रोक्ति सिद्धांत के लिए शब्द किसका हो गया? जयशंकर प्रसाद का हो गया। ठीक है, चलो आगे लेते हैं। सुमितानपन तो आप तो जानते होंगे। चलो आगे सब लेते हैं। ये किसका है? नगेंद्र का। इनको कोई एक शब्द पकड़ो, एक ही शब्द पकड़ना है। ठीक है, एक कोई शब्द पकड़ लो। जैसे यहाँ पे वहाँ प्राण लिया है, तो यहाँ लेते हैं एक शब्द, जैसे जीवित शब्द ले लिया। जीवित या प्राण तत्व, दोनों एक शब्द आ जाए। जीवित या प्राण तत्व किसका कथन है? आपको पता है, नाक काटेगा ना आप जीवित रहेंगे, और प्राण आप गंवा बैठेंगे। याद रखना, ये जीवित और प्राण तत्व किसके शब्द हैं? नगेंद्र के। ठीक है, वक्रोक्ति सिद्धांत काव्य में सवेतित चमत्कार तत्वों को निरूपित करने वाला सिद्धांत कुंतक द्वारा प्रतिपादित यह काव्य सिद्धांत संपूर्ण काव्य संदर्भ का निरूपण है। ठीक है, तो इसमें एक शब्द पकड़ लो, कौन सा? आप अपने जहन में रखो, समावेशी शब्द, जो किसका है? प्रताप नारायण टंडन का। और आपको पता है टंडन से एक नायिका भी है, रवीना टंडन, याद है? उन्हीं से ये समावेशित हैं। ठीक है, याद रखना शब्द को। कवि के सामने हमेशा चमत्कार की सृष्टि होती है, समस्या बनी रहती है, उसने निरंतर नया। अब अज्ञ है, ठीक है, अज्ञ एक शब्द इनके सामने एक आता है। आपको इतना देखो, सच्चिदानंद हीरानंद वास्यानज्ञ, इतना जब सब लंबा पढ़ोगे तो आपको क्या होगा? एक चमत्कार सा नजर आएगा। क्या नजर आएगा? चमत्कार सा नजर आएगा। जब चमत्कार लाइन में आ जाए शब्द में, समझ लो किसका है? अज्ञ का है। ठीक है, चलो हो गया, याद हो गया? अरे भैया याद हो जाएगा, धीरे धीरे सब याद हो जाएगा। ठीक है, अगर आप फिर कहता हूँ कि अगर इनकी आपको पीडीएफ चाहिए, ठीक है, पीडीएफ इसलिए मैं कहता हूँ बार बार क्योंकि आप क्योंकि एक दो प्रश्नों के लिए आप जाके कोई किताब खरीदने लगे, तो ये इसीलिए मैं चाहता हूँ क्योंकि आपको भागीरथ की मिश्र की किताब काव्य शास्त्रीय नहीं खरीदनी, ना भारतीय ना पाश्चात्य की। जितना मैं पढ़ा दूंगा उतना ही एनटी वाले पूछेंगे, क्योंकि मेरी उनसे बात हो रही है बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा नंबर है, लिख लो, 97 21 56 58 और 75। इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करोगे। ठीक है, 299 सिर्फ मात्र इनके नोट्सों की आप प्राइस मैंने रखा है। ठीक, क्योंकि बहुत मेहनत से बनाता हूँ, इसी वजह से आपको थोड़ा सा देना है, शुल्क बहुत ज़्यादा नहीं है। आपके लिए फिर से लिख दूँ, अगर आप लिख नहीं पाए हैं, मैं जानता था लिख तो नहीं रहेंगे, मगर फिर से मैं अपने 97 21 56 58 और 75 इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करोगे तभी आपको पता चलेगा। ठीक है, उस पर लिखोगे कि सर मुझे नोट्स चाहिए, तो आपको नोट्स भेजे जाएंगे, और 299 पे करके, ठीक है, पहले मैसेज करना, फिर बताऊंगा, तभी आप पैसे डालें। ठीक है, अगर आपको नोट्स चाहिए। नोट्स आपको इसलिए फ़ायदा करेंगे क्योंकि बार बार क्लास नहीं देखनी पड़ेगी, कोई किताब नहीं खरीदनी पड़ी। मैं हर एक कहानी, नाटक, निबंध, कविता, हर की सबके नोट्स दूंगा। सबके जो कथने विचारक होंगे, ना कोई इतिहास की बुक आपसे खरीदने को कहूँगा सिर्फ नेट के लिए। टीजीटी आप पढ़ना चाहते हैं, अलग से पढ़ना चाहते हैं, बहुत मेहनत करना चाहते हैं, तो बेशक आप कोई बुक खरीदें। ठीक है, मगर इनफ है, मेरे नोट्सों से किसी भी एग्जाम में आप बैठ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इतनी गहराई से मैं नोट्स बनाता हूँ। ठीक है, चलो, आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और थोड़ा चैनल पे हमारे प्यार बढ़ाएं, इधर उधर सबके पास भेजें, शेयर कर दें, तो हमें भी अच्छा लगेगा, आपको तो अच्छा लग ही रहा होगा, मैं समझ सकता हूँ। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद।